हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट का पार्ट 4, जिसमें हम आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक बचा है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, एक्स एंटी और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में. और थोड़े से अच्छे से न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प होगी. राइट, देखिए डियर, एक चीज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत रहे, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे, बट मुझे लगता है कि मेन चीज होती है समझ में आना. तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए. हो सकता है एक दो शब्द हमसे गलत निकल जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो प्लीज आप उसे इग्नोर करें और ज्यादा ध्यान इस बात पर दें कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. राइट, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये एक्स एंटी सेविंग का क्या मतलब होता है. तो जहां पर भी एक्स एंटी वर्ड आ जाएगा डियर, उसका मतलब है प्लान्ड या डिजायर्ड. ठीक है, यानी आपके देश के द्वारा, यानी इकोनॉमिक्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम माइक्रो लेवल पे पढ़ते और पूछते एक्स एंटी सेविंग क्या है, लाइक मैंने सोचा था कि यार मैं इतने पैसे सेव करूंगी, तो वो एक्स एंटी सेविंग है. लाइक मेरी प्लानिंग कि मैं कितना सेव करना चाहती हूँ, तो वही है एक्स एंटी सेविंग. दैट मीन्स प्लान्ड सेविंग, यानी कितना आप सेव करने के बारे में एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में सोच रहे हैं. और जनरली ऐसा माना जाता है कि सेविंग हाउस होल्ड ही करते हैं. बैंकिंग सिस्टम में भी आपने ये पढ़ा कि बैंकिंग में सेविंग कौन जमा कराता है, हाउस होल्ड. और बोरोअर्स कौन होते हैं, जनरली उस बोरो पैसे को इन्वेस्ट कौन करता है, मैन्युफैक्चरर्स या फिर फर्म्स. राइट, तो प्लान्ड सेविंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? एक्स एंटी सेविंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान्स टू सेव. राइट, अभी उन्होंने एक्चुअली में सेव नहीं करा, प्लान्स टू सेव. दिस इज एक्स एंटी सेविंग. नाउ व्हाट इज एक्स पोस्ट सेविंग? एक्चुअल सेविंग, यानी आपने जो सोचा एक्चुअली में उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट. राइट, तो दिस इज बेसिकली बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, आप ऐसे करके समझ सकते हैं. एक्चुअल सेविंग सिंपल शब्द में, तो इट रेफर टू एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी बाय हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. एक साल में हाउस होल्ड द्वारा एक्चुअली में इकोनॉमी में कितना सेव करा गया, दैट इज व्हाट एक्स पोस्ट सेविंग. ठीक है जी. इसके बाद सिमिलर एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. तो अब आपको पता है कि जो आप सेव करेंगे वो आप कहीं ना कहीं जमा करा देंगे, कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, किसी बैंक में या और भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में. उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जनरली फर्म्स वगैरह जो है बोरो कर लेती हैं, क्योंकि वो उनको उस पैसे का इस्तेमाल कर कर आगे मैन्युफैक्चरिंग करती है और इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न करती हैं कि आपके लिए भी कमा कर देती हैं. आपको तो रिटर्न देती देती हैं. मतलब बेसिकली क्या है, आप कहेंगे हमें तो रिटर्न नहीं मिलता. नहीं, क्यों नहीं मिलता आपको रिटर्न? अपने लिए भी प्रॉफिट कमाती हैं. उसमें से जो इंटरेस्ट है वो बैंक को देती है. बैंक अपना हिस्सा इंटरेस्ट का रखकर बाकी का आपको देती है. तो आप सोचो असलियत में उस पैसे को 3 लोगों के लायक बनाना फर्म और मैन्युफैक्चरर करता है. ये उसका इतना बड़ा रोल है. अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसने 3 जनों के लिए कमाया. अपने लिए कमाया, आप ही का पैसा था, अपने लिए कमाया, अपने पास प्रॉफिट रखा, बैंक को इंटरेस्ट दिया और बैंक ने उसी पैसों में से आपको इंटरेस्ट दिया. बैंक तो क्या करता है, इंटरमीडिएटर है ना बीच में कहीं ना कहीं. तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? फर्म्स द्वारा जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेव करता है, फर्म्स इन्वेस्ट करती है, तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म या फिर इंटेंडेड, मतलब जो सोच रही है फर्म इन्वेस्ट करने के लिए. एक्स पोस्ट का क्या मीनिंग होगा डियर? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. तो अगर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए या प्लान्ड सेविंग की बात करी जाए तो एक्स एंटी वर्ड याद रखना, और अगर आपसे एक्चुअल सेविंग या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो एक्स पोस्ट वर्ड याद रखना. राइट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? छोटी सी बात है, पता तो होगी. सेविंग जनरली स्मॉल अमाउंट में करी जाती है, यानी हाउस होल्ड अपने थोड़े थोड़े पैसे बैंक में जमा कराते हैं. वो पैसे फिर ज्यादा लोगों द्वारा जमा कराए जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. और मैन्युफैक्चरर को छोटा मोटा लोन नहीं चाहिए, यानी अगर आप 500 रुपए की सेविंग करा रहे हैं, उनको 500 थोड़ा ना चाहिए, उनको हो सकता है 50 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए. अब इतने सारे लोग एक लोकेलिटी में पैसा जमा करा रहे हैं, वो बैंक क्या करता है, एक कहीं ना कहीं उन सब पैसों को एक्यूमुलेशन का काम करता है और उसी सर्विस के बदले में वो पैसा चार्ज करता है मैन्युफैक्चरर से. वो पैसे, वो जो भी प्रोड्यूसर होता है या जो भी माल बनाने वाला है, उसको वो पकड़ा देता है, वो उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करता है. तो जनरली सेविंग जो होती है वो छोटे छोटे अमाउंट में होती है और जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो बड़े अमाउंट में, यानी बिग अमाउंट में करी जाती है. सेविंग जनरली डन बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट इज जनरली डन बाय फर्म्स और गवर्नमेंट ऑल्सो. राइट, सेविंग्स बेसिकली क्यों करता है हाउस होल्ड? फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, लाइक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना, एकदम पैसे नहीं होंगे, या फिर कुछ भी और रीजंस की वजह से कि एकदम फ्यूचर में कोई एक्सपेंस आ जाएगा तो मैं कैसे बेयर करूंगा, तो वो सेविंग इसीलिए करता है.
अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरर या फर्म या कोई भी सामान का प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है ताकि उसको प्रॉफिट, राइट, तो प्रॉफिट उसका मोटिव होता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट था डियर, जो हम ऑलरेडी आप लोगों को मिस हो गया था, तो ये हमने इसके अंदर कवर किया है। अब आपके पास न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो आपके पास इससे पहले ये थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, इनको सम अप कर लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज कंजम्पशन अपॉन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है और एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1 होता है। ये ऑलरेडी हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग कंजम्पशन आपके पास फंक्शन दे रखा है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये हमने आपको बताया था। बी का यहाँ मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी को बी बोला जाता है। यानी ये तो वो कंजम्पशन है जो इंसान इनकम ना होने पे भी करेगा, चाहे वो डिससेविंग करे। ये डिससेविंग क्या होती है? अपने पुरानी चीजों को तोड़कर पैसे खर्चना, ठीक है, या फिर बैंक में जमा है एफडियां तोड़ के खाना खाना, ठीक है। अब जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत हुआ, लोगों ने अपना गोल्ड बेचा, तो वो डिससेविंग होती है डियर। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है तो आप कंजम्पशन नहीं करेंगे, कंजम्पशन तो करना ही है, उसके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते ना। तो एक इकोनॉमी के अंदर जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन होती है, दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और बाकी की जो ये पार्ट है कंजम्पशन का, वो आपकी इनकम और एमपीसी पे डिपेंड करेगा। कैलकुलेट कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 500 करोड़ एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है? इनकम आपको गिवन है 500 करोड़, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी सी बार आपको गिवन है 40 करोड़। आपको ये क्या गिवन है? 40% ऑफ एडिशनल इनकम, यानी आपकी जितनी इनकम में चेंज आया, एडिशनल मतलब होता है चेंज होना ना, आपकी इनकम बढ़ी। जहां एडिशनल वर्ड आता है वहां मार्जिनल वर्ड वैसे भी आ जाता है। आपने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा या मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा, यही आता था ना, एक एडिशनल यूनिट, दिस इज मार्जिनल, राइट। तो 40% ऑफ एडिशनल इनकम, यानी जो आपकी इनकम बढ़ी थी 100 रुपए, उसका 40% आपने सेव कर दिया। तो ये आपको क्या गिवन है डियर? एमपीएस 40%, दैट इज 0.40, ठीक है जी। अब हमें जो है वो कंजम्पशन निकालनी है, यानी सी निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सी बार प्लस बी बार। उसके लिए हमें बी चाहिए होगा, बी मीन्स एमपीसी। तो हमें पता है कि एमपीसी और एमपीएस का सम कितना होता है? 1। तो एमपीसी कैसे निकल जाएगी? 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस 0.4 कर दीजिए, 0.60 आ गया, बस। ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको 40 पहले ही दे रखी थी, बी आपको दे रखा है 0.40, इनकम भी आपको 500 करोड़ दे ही रखी थी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 प्लस 40, यानी 340 करोड़ का तो आपके पास आ गया कंजम्पशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपसे सेविंग भी पूछी जाती डियर, तो इनकम में से कंजम्पशन का अमाउंट माइनस कर दीजिए, यानी 500 करोड़ की आपकी इनकम है, उसमें से 340 करोड़ का अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो बाकी का 160 करोड़ आपके पास क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, राइट। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़। नेगेटिव इंटरसेप्ट हम आपको बताते हैं, ये आपका सेविंग कर्व है। नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां पर सेविंग आपके पास नेगेटिव होती है, और ये वही सेविंग है जो जीरो लेवल इनकम पर आप कर रहे हो। और जो जीरो लेवल इनकम पर आप करते हो वो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही तो होती है। दैट 50 करोड़ इज नथिंग बट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर सेविंग क्या है आपके पास? नेगेटिव, ठीक है। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, वही आपको क्या दे रखा है? एमपीएस, क्योंकि एडिशनल मतलब मार्जिनल। और आपकी इनकम बढ़ी, आपने सेव कितना बढ़ाया, सेविंग कितनी इंक्रीज करी, वो बता रखा है। तो एमपीएस भी तो यही बताता है ना कि इनकम में चेंज आने पर आपने सेविंग में कितना चेंज करा, ठीक है। तो आपको यहां पर एमपीएस दे दिया 20%। आपसे बोला है सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन बनाइए। तो सेविंग फंक्शन डियर आपके पास होता है माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन 1 माइनस बी वाई। तो आपके पास ये कितनी है? 50 करोड़। 1 माइनस बी इज नथिंग बट एमपीएस। क्यों? क्योंकि बी का मतलब होता है एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस, वो आपको दे ही रखा है। तो इसकी जगह आपके पास आ गया 0.20, राइट, दैट इज इनकम। तो ये आपके पास सेविंग फंक्शन बनकर तैयार हो गया। नाउ कंजम्पशन फंक्शन बनाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इनकम में से सेविंग को माइनस कर दीजिए, नहीं तो हमें कंजम्पशन फंक्शन भी पता है। कंजम्पशन फंक्शन इज दिस। नाउ ऑटोनॉमस इज 50 प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। हमें पता है एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है। नाउ एमपीएस इज 0.20, तो एमपीसी कितना निकल जाएगा? 1 माइनस 0.20, दैट इज 0.8।
तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0.8y। और अगर आपको इनकम दी होती क्वेश्चन में तो बस आप इनकम की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास इनकम और कंजम्पशन और सेविंग आ जाता। तो ये आपको कहा गया था सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन बनाइए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। तो हमें पता है कि अगर कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है तो वो ये होता है। तो ऑन कंपैरिजन हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन मिल गई 120, बी यानी एमपीसी मिल गया हमें 0.40, राइट। पहले पार्ट में कहता है सेविंग फंक्शन बनाइए, तो सेविंग फंक्शन बना देते हैं। सेविंग फंक्शन कैसे बनता है, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी बाय, नाउ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 120, 1 माइनस बी 0.40, 1 में से माइनस कर दीजिए 0.40 को, 0.60 वाई। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में कहता है सेविंग बताइए अगर इनकम 500 करोड़ है। तो भाई ये तो बहुत आसान है, इनकम रख दीजिए 500 करोड़, आपको सेविंग पता चल जाएगी। माइनस 120, 0.60, बस अब आपने इनकम रखते जाना है, तो आपका आंसर आपको आराम से मिलता जाएगा 300, या आपके पास बच गया 180। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, इनकम बताइए अगर सेविंग 0। ठीक है, सेविंग को 0 रख देते हैं, ये हमारा सेविंग फंक्शन है ना, तो यहाँ सेविंग को 0 रख दीजिए। 0 माइनस 120 प्लस 0.60 बाई, अब 120 को यहां ले आए हम लोग, 0.60 से डिवाइड कर दीजिए, $300 करोड़ या जो भी यूनिट आपके पास है, ये आपके पास इनकम निकल कर आ गई। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। और देखते हैं डियर, इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, ठीक है, इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस and consumption at 0 level income is 40 crore, that means autonomous consumption, derive S and C function, यानी दोनों फंक्शन हमें निकालने हैं, निकाल लेंगे, देखते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है कि MPC और MPS का सम कितना होता है 1। MPC की वैल्यू ये है, यहां पुट कर दीजिए। इसमें से अगर हम MPS कॉमन ले लें तो इट्स 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 1, दिस इज 4/3 MPS इक्वल टू 1। नाउ MPS की वैल्यू वहां जाके रेसिप्रोकल हो गई, दैट मीन्स 0.75। अगर आपके पास MPS 0.75 आ गया डियर, तो MPC कितना हो जाएगा, इट्स 0.25। क्यों, MPC और MPS का सम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अब बना देते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन आपके पास क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। नाउ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40, B is 0.25, Y as it is। सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वही 40 है आपके पास, 1 माइनस बी बोले तो MPS 0.75, Y as it is। ठीक है जी, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एग्रीगेट डिमांड। आई आपको ये दे रखा है, एमपीएस आपके पास ये है, वाई ये है और कंजम्पशन ये है। चलिए, तो आपको पता है हम क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और वहां पर एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट ऑल्सो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हम जो भी फिलहाल पढ़ रहे हैं वो 2 सेक्टर फ्लो पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको 100 करोड़ दे रखी है, आपको निकालना पड़ेगा कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन बी वाई। नाउ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 50 करोड़। यहां पर आपको दिया हुआ एमपीएस, आपको क्या चाहिए एमपीसी, तो 1 में से इसे माइनस कर दीजिए, 0.8 वाई। ठीक है जी, y की वैल्यू भी आपको दे रखी है, y की वैल्यू है 4000 करोड़, तो 0.80 इंटू 4000, तो ये आ गया आपके पास 50 प्लस 3200, दैट इज 3250। तो अब एग्रीगेट डिमांड इज 3250 प्लस इन्वेस्टमेंट आपकी दे रखी है 100, इट्स 3350 करोड़। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक टेबल लिया जिसमें आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, तो खैर ये भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, आपको इनकम दे रखी है 0, 100, 200, ठीक है, और आपको कंजम्पशन दे रखी है 80, 140, लाइक दिस। आपको ये सारी मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले,
हाँ जी डियर, सबसे पहले हम एक कॉलम जरूर बना लेंगे, चाहे इन्होंने हमें बोला है या नहीं बोला है, क्योंकि हमें बाकी चीजें सेविंग के बारे में दिया है, तो हमारा सेविंग वाला कर्व जरूर बनना चाहिए, सेविंग वाला लाइन। तो अगर आपकी इनकम 0 है और आपकी कंजम्पशन 80 है तो आपकी सेविंग कितनी होगी? नेगेटिव होगी, राइट। अगर आपकी इनकम 100 है और आपकी कंजम्पशन 140 है तो आपकी सेविंग कितनी हो गई? -40। ठीक है, अब आपके पास एपीएस आया हुआ है 0। अगर आप देखेंगे तो एपीएस आपके पास 0 है। एपीएस 0 कब आता है? जब आपके पास सेविंग 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ सेविंग 0 है। अगर आपके पास सेविंग 0 है, इसका मतलब इनकम और कंजम्पशन आपस में क्या थे? इक्वल। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद हमें ये दे रखा है कि एपीएस इज 0.20। नाउ एपीएस कैसे आता है डियर आपके पास? एपीएस आपके पास आएगा, ये आगे हम लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पर पहले अपना सेविंग निकाल दीजिए। 300 माइनस 240 दैट इज 60, 400 माइनस 260 दैट इज 140। आपके पास एपीएस बाकी का कंफर्म कर देते हैं, अब सेविंग हमारी कंफर्म हो गई है, तो एस अपॉन वाई, नाउ दिस अपॉन दिस, तो आपके पास डैश आ जाएगा, ये भी डैश आएगा, -40 अपॉन 100 दैट इज -0.4। ठीक है, अब हमें निकालना है एमपीएस कैसे निकालेंगे हम लोग? चेंज इन सेविंग। तो ये तो आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर चेंज इन सेविंग 0 - 40, तो ये +40। चेंज इन इनकम इज 100, तो ये हो गया 0.4। नाउ चेंज इन सेविंग इज 60, चेंज इज इनकम इज 100, तो ये आ गया आपके पास 0.6। तो हो गया कंप्लीट आपका टेबल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इफ एमपीसी इज 4 टाइम्स द एमपीएस, एमपीसी इज 4 टाइम्स द एमपीएस and consumption at 0 level of income, that is autonomous consumption is 70 करोड़, आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। तो हमें पता है डियर कि एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है। एमपीसी की वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ एमपीएस। नाउ एमपीएस इज 1/5, दैट मीन 0.2, और एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर? 0.8। ठीक है, बस अब कंजम्पशन फंक्शन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बी वाई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपके पास है ही, बी आपका 0.8 वाई। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं जो आपको मदद करेंगे अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आगे भी आपके पास जो चैप्टर्स है उसमें और अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट डियर ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी मदद से आप बाकी के न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग बग क्लासेस।